Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the ninth video lecture. Previously, we have done tension members, compression members, and beams. In this lecture, we are going to discuss bolt connections. So, first, we're going to study what are the types of connection in the steel structures, and then specifically, we're going to come to the bolt connections analysis. So, we're going to start our lecture right now. Basically, there are three type of connections you commonly observed in steel structures. One of the type is riveted connection, another is the bolt connection and the bolt connection. The only difference between the bolt and rivet connection is that there is a nut and bolt type connection in case of bolt. However, rivets are drilled in the parts to be joined. So the design of bolt and rivet is more or less same. However, the design of bolt connection is a bit different from these two. So we're going to discuss bolt connection. This is pretty much the same as the riveted connection, and then we're going to discuss the bolt connection. So अगर इसमें देखें, if we're going to see at the thing, the connection, welded connections are a bit more simpler and easy to make as compared to the riveted और bolt connection. bolt connection या rivet के मुकाबले में थोड़े से weld connection है वो ज़्यादा simple होते हैं. जैसे कि अगर लेट से हमें एक ये section है, composite section है, हमें एक double section है और उसके साथ हमने एक plate को अगर हमने कनेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं. देन अगेन वी गोना डिज़ाइन इट प्रॉपर्ली कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने रिक्वायर्ड है, उनके दरमियान बोल्ट्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग है. सो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिवेटेड और बोल्ट कनेक्शन का. हाउएवर इन केस ऑफ वेल्ड यू नीड टू जस्ट सिंपली आपने वेल्ड की थिकनेस और वेल्ड की लेंथ आपने मेंशन करनी होती है. सो एज़ कम्पेयर टू द रिवेट और बोल्ट कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन ज़्यादा ईजी है. हाउएवर एक्सपर्टीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डिंग. ठीक है, इसमें एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है. हाउएवर रिवेट और बोल्ट कनेक्शन में उस लेवल ऑफ एक्सपर्टी नहीं रिक्वायर्ड है. वन ऑफ द एग्जांपल शोन है कि अगर ये कॉलम है और अगर बीम है, इट्स नॉट नेसेसरी कि शायद या रिवेट कनेक्शन हो या बोल्ट कनेक्शन हो, वेल्ड कनेक्शन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कॉलम है और ये एक बीम है. कॉलम के साथ एक प्लेट को अटैच किया गया थ्रू द वेल्ड कनेक्शन. इधर पहले वेल्ड किया गया और वो जो प्लेट है फिर देन फर्दर बीम के साथ ज्वाइन हो रही है और वो थ्रू द बोल्ट कनेक्शन या वेल्ड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर इसी क्रॉस सेक्शन को, इसी कनेक्शन को अगर हम क्रॉस सेक्शन इधर करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगी कि ये बीम है और बीम कनेक्ट हुई पड़ी कॉलम्स के साथ. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इसमें वेल्डिंग भी हुई पड़ी है और इसमें बोल्ट्स या रिवेट कनेक्शन भी हुए पड़े. सो इस तरह के कनेक्शन भी होते हैं, कंपोजिट हम इसे कह सकते हैं. अब बात आती है बोल्ट कनेक्शन की. तो मैं बात करेंगे बोल्ट कनेक्शन की, तो बोल्ट्स की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं. एक होती है बोल्ट जिसमें थ्रेड्स होते हैं, जिसमें थ्रेड्स एक्सक्लूडेड हैं. एक्सक्लूडेड मतलब ये है कि फॉर द पार्ट ऑफ अ बोल्ट या तो बिल्कुल नहीं होंगे लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन में रह जाते हैं. तो हाफ लेंथ हो सकती है जिसमें ये थ्रेड्स जो इसके ऊपर रोटेशंस बनी होती हैं, दीज आर कॉल्ड थ्रेड्स हो जाएगा. शेयर थ्रेड्स हम इन्हें बोलते हैं. तो जिसमें थ्रेड्स सिर्फ हाफ पोर्शन में हो तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रेड्स एक्सक्लूडेड. एंड अनदर थिंग इज थ्रेड्स नॉट एक्सक्लूडेड, मतलब थ्रेड्स पूरी ऑल ओवर द लेंथ ऑफ द बोल्ट अगर थ्रेड्स हो तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रेड्स आर इंक्लूडेड. अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से अगर किसी भी बोल्ट पर ये ऐसे फोर्स अप्लाई हो रही है तो फोर्स नॉर्मली अगर अप्लाई होगी तो वो इस पोर्शन पर अप्लाई होगी, नॉट इन द थ्रेड्स. तो इसमें थ्रेड्स इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, ये रीजन ज़रा वीक होता है, ये थ्रेड वाला रीजन थोड़ा सा वीक होता है. ठीक हो जाएगा. तो इसमें क्या हो रहा है कि थ्रेड्स आर एक्सक्लूडेड, हाउएवर थ्रेड्स आर इंक्लूडेड इन दिस कनेक्शन. बाकी आपके पास इधर एक प्रॉपर्ली शो हुआ पड़ा है कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एक बोल्ट के कि ये ट्रांजिशन टोटल लेंथ होती है, डाया होता है, उसकी हेड हाइट होती है, देन दिस इज द थ्रेड लेंथ इन केस ऑफ दिस. तो जिसमें थ्रेड्स हाफ होते हैं ये जिनको हम बोलते हैं तो उसको हम डोनेट करते हैं एक्स से, एक्स टाइप बोल्ट से. और जिसमें फुली लेंथ पे थ्रेड्स होंगे तो दैट इज कॉल्ड थ्रेड्स इंक्लूडेड, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मली जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है कंपेयर टू द एक्स हो जाएगा. तो जो भी कोई बोल्ट होगा उसमें अगर फुली लेंथ पे थ्रेड्स होंगे तो बिकॉज इन थ्रेड्स की वजह से थोड़ी सी वीकनेस इंट्रोड्यूस हो जाती है. एंड देन अच्छा, अब बात आती है कि कोई भी एक कनेक्शन है, जैसे कि आपके पास एक कनेक्शन है कि ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है. इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके थ्रू? एक बोल्ट नट एंड बोल्ट कनेक्शन से हमने इसको किया हुआ है. देन अगेन अब क्या होगा कि लेट्स से अगर ये मैं प्लेट है उसको मैं इधर से स्ट्रेच करता हूँ इसको एक्शन और दूसरे वाले को इधर से, तो क्या होगा कि जैसे ये वाला रीजन क्रिटिकल है. इस रीजन में क्या होगी, अगर हम प्लेट को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपार्ट कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस के जो बोल्ट है इधर से क्रैक हो जाए, इधर से फेल हो जाए. और ये जो फेलियर होता है, दिस फेलियर इज कॉल्ड शेयर फेलियर. ठीक है, एक टाइप का फेलियर, जो फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इन द बोल्ट कनेक्शन इज शेयर फेलियर. शेयर फेलियर ये सिंगल शेयर है. और अगर लेट से अगर एक प्लेट इधर है और उस प्लेट को हमने फर्दर दो प्लेट्स के दरमियान स्प्लाइस किया हुआ है थ्रू यूजिंग द बोल्ट कनेक्शन, तो इसमें क्या होगा कि दो रीजन क्रिटिकल हो जाएंगे. एक इधर शेयर फोर्स आ रही होगी और एक इधर शेयर फोर्स आ रही होगी.
ठीक हो जाएगा। सो दिस एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल शेयर। देयर चांसेस कि इधर से क्रैक इनिशिएट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इधर से भी, क्योंकि अभी शेयर फोर्स दो रीजन पर ऐड कर रही है। तो जैसे आपको सिंगल शेयर की एग्जांपल है, ये एक पिक्टोरियल व्यू नज़र आ रहा है कि अगर फोर्स लगती है तो ये रीजन जहाँ पे जो रीजन क्रिटिकल है दैट इज़ दिस रीजन, और इधर से चांसेस हैं कि अलग हो जाए, टॉप हाफ अलग हो जाए, बॉटम हाफ अलग हो जाए। हावर इन केस ऑफ अ डबल शेयर वो ये हो सकता है कि स्लाइस खाली एक से नहीं होगा, ये एक रीजन इधर से और एक फिर देने के उससे नीचे वाले पोर्शन से, तो दो हिस्सों में टूट सकता है इन केस ऑफ अ डबल शेयर। ठीक है, अब ज़रा से ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इनमें से ज़्यादा सेफ़ कौन सा वाला है, डबल शेयर वाला सिनेरियो ज़्यादा सेफ़ है। लेट से अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10 किप फोर्स अप्लाई करता हूँ, देन अगेन इसका रिएक्शन क्या आएगा, अगर मैं इसको इधर स्ट्रेच कर रहा हूँ तो रिएक्शन क्या आ जाएगा, इधर कितनी फोर्स ऐड कर रही होगी इस रीजन पर, सिर्फ एक शेयर प्लेन पे कितनी 10 किप फोर्स हो जाएगी, मतलब ये एक्शन हो जाएगा, इसका रिएक्शन इसके ऑपोजिट आ रहा होगा 10 किप्स। ठीक हो जाएगा। तो एक ही रीजन पर 10 किप ऐड कर रही है। देन अगेन अगर बात करें डबल शेयर की, तो अगर ये 10 किप है, अब ये 10 किप डिवाइड हो गई है, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, दैट मीन्स अगर 10 किप इधर अप्लाई हो रही है तो 5 किप इधर अप्लाई हो रही होगी, रिएक्शन आ रहा होगा, एंड देन अगेन 5 किप इस वाले रीजन पर आ रहा होगा। सो चांसेस ये हैं कि ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ये होगा, ये थोड़ा बाद में फेल होगा क्योंकि आपने जो 10 किप है उसको फर्दर दो जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज़ द केस ऑफ अ चांस, तो ये कि दो जगह पर क्रैक इनिशिएट हो, बट ये होगा कि लेट से ये शायद पहले फेल हो जाए क्योंकि 10 किप एक्सपीरियंस फोर्स हो रही है, सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल देने का मकसद है। और इन दिस केस हमने उस 10 किप को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो चांस है कि ये शायद डबल शेयर वाली एग्जांपल ज़्यादा सेफ है, ये कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कनेक्शन है। तो ये तो एक टाइप का फेलियर है, शेयर टाइप फेलियर है। और इसका फेलियर कुछ ऐसे ही होगा कि लेट से अगर आप लोड लगाते हैं, अगर इधर आप लोड लगा रहे हैं बोल्ट पे, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंगली रिएक्शन इधर आएगा। ठीक है, और रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये रीजन क्रिटिकल है, ये सिंगल शेयर की वजह से, और इसका फेलियर कुछ ऐसा नज़र आता है। अगर डबल शेयर की बात की जाए कि अगर एक प्लेट को फर्दर दो से कनेक्ट किया गया है और यूजिंग सिंगल बोल्ट, तो ये दो रीजन है, तो डबल शेयर की वजह उसमें ये होगा कि लेट से बोल्ट इधर से भी फेल हो सकता है और फिर इधर से भी, तो दो किस्म के चांसेस हैं इधर फेलियर के। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ शेयर फेलियर। अब किसी भी अगर बोर्ड में फाइंड करना है या किसी भी देखना है कि इसमें कितना शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको क्या फार्मूला है, लोड, मतलब कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से 10 किप लोड अप्लाई कर रहे हैं, और उसको डिवाइड किससे कर देना है, बोल्ट के एरिया से। बोल्ट के एरिया से स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितनी है, लेट्स से 10 के फोर्स है, और उसको एरिया अब किस एरिया पर ऐड कर रही है, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोल्ट पे ऐड कर रही है। तो ए क्या चीज़ हो जाएगा, एरिया ऑफ बोल्ट। और एरिया ऑफ बोल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको बोल्ट का लेट्स से डाया पता है, इसका डाया हम कह सकते हैं हाफ इंच कह देते हैं कि जी इसका बोल्ट का डाया कितना है, हाफ इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसका पाई डी स्क्वायर बाय 4 करोगे तो एरिया ऑफ बोल्ट आ जाएगा, और उसको जब लोड से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास शेयर स्ट्रेस आ जाएगा कि इस बोल्ट में कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है फॉर द गिवन लोड। जितना लोड है उसको बोल्ट के लिए डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास शेयर स्ट्रेस आ जाएगा कि इस बोल्ट में कितना शेयर स्ट्रेस है। अब अगर किसी भी बोल्ट की अगर शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, अगर किसी भी बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है या कनेक्शन की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, आपके पास ये फार्मूला है, ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस किसी भी बोल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट होते हैं, अगले इन द कमिंग स्लाइड जो विल सी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स होते हैं, उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे स्टील की टाइप होती है उसके लिए एक यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है, उसके अलावा क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। सिमिलरली बोल्ट्स होते हैं, बोल्ट्स के लिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और उसको जब हम बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी। याद रखिएगा, ये किसी भी अगर कोई लोड के बना है और हमें अगर उस बोल्ट में स्ट्रेस फाइंड करना है तो वो ये चीज़ है, लेकिन अगर किसी बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय बोल्ट एरिया। ठीक हो जाएगा, जैसे हम एफ वाई हम जील्डिंग के लिए चेक करते थे, एफ वाई को ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करते थे, अगर फ्रैक्चर के लिए करते थे तो एफ अल्टीमेट को इफेक्टिव एरिया से करते थे। सिमिलरली अगर बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय बोल्ट एरिया से फाइंड आउट करोगे, तो इस तरीके से आप उसकी मेंबर की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट हैं, एक ये कॉमन टाइप्स बोल्ट हैं, ये बहुत कॉमनली यूज्ड हैं A307, और इनकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है, दैट इज़ 24 KSI। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें AISC कोड हमें बताता है। देन अगेन एक हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं A325, ये सिर्फ एक ही फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि थ्रेड्स इंक्लूडेड हैं या एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक ही स्ट्रेंथ है। अगर A325 दो चीज़ों में आता है, एक वो कि जिसमें थ्रू आउट एन टाइप का मतलब है कि पूरे बोल्ट में वो थ्रेड्स शो हो रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 48 KSI। और अगर 60 और उसके साथ एक्स शो हुआ है, तो अगर जो हाफ लेंथ में लेट्स अगर ये बोल्ट है
ठीक है। और हाफ लेंथ में अगर थ्रेड्स इंक्लूड हैं, ठीक है, मतलब हाफ में नहीं है, तो उसको हम एक्स से शो करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 60 की एस आई हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह जगह A325 बोल्ट के लिए, अगर A490 बोल्ट है उससे भी ज़्यादा तो उसके लिए भी 60 की एस आई फॉर एन टाइप और 75 की एस आई फॉर एक्स टाइप। ये देख ले कि एक्स टाइप की स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है, ठीक हो जाएगा। और ये हमारे पास ये टेबल है, डिज़ाइन AIC का मैनुअल है, इसमें टेबल है, पेज नंबर में बताया भी हुआ कि अगर A307 बोल्ट कर रहे हो तो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 24 की SI, इन केस ऑफ मेगा पास्कल 165 है। अगर A325 बोल्ट्स हैं व्हेन थ्रेड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, मतलब थ्रेड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड मतलब थ्रेड्स इंक्लूड हैं तो एन टाइप होगा, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 48। अगर A325 बोल्ट है थ्रेड्स आर एक्सक्लूडेड मतलब एक्स टाइप है तो उसका कितना है 60 की SI है। ये आपको मैंने भी प्रीवियसली दिखा भी दिया है, बट इसको और ज़्यादा सिंपल करके आपकी बुक में भी ये एक टेबल बना हुआ है, पेज इसी बुक में 7.1 टेबल है, उसमें 307 के लिए आपने क्या करना है, नॉमिनल उसके शियर स्ट्रेस कितने हैं 24, और उसको बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर देन अगेन इन द प्लेन ऑफ शियर दैट मीन्स एन टाइप, उसके लिए आ जाएगा 48 टाइम्स एरिया ऑफ द बोल्ट। अगर एक्स टाइप है नॉट इन द प्लेन ऑफ शियर, और ये हो जाएगा रिस्पेक्टिवली हर टाइप की बोल्ट के लिए ये शियर स्ट्रेंथ करने का बताया हुआ है। देन आ जाती है बात कि हाँ जी, जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस चुके हैं कि अगर बोल्ट का डाया है तो बोल्ट के डाया के लिए अगर स्टैंडर्ड होल उसमें ड्राइव करना है तो उसमें क्या करना है, डाया ऑफ बोल्ट में हमने प्लस 1/16 ऐड करना है। अगर ओवर साइज होल्ड उसमें ड्रिल करना है तो हम उसके लिए ये ऐड करते जाएंगे, ये हम प्रीवियसली देख भी चुके हैं इस चीज़ में। सो अगर किसी भी मेंबर की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, किसी कनेक्शन की बोल्ट कनेक्शन की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या था, ये हमारे पास FNV इंटू AB, RN का हमारे पास फार्मूला क्या था, ये जो RN था वो क्या चीज़ थी, FNV नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय AB, ठीक है, बोल्ट एरिया। और उसको अगर इन केस ऑफ LRFT हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर होता है 5 और उसकी वैल्यू क्या होती है 0.75, और इन केस ऑफ ASD हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक टाइप का फेलियर तो है शियर स्ट्रेस फेलियर, शियर स्ट्रेस फेलियर हो जाएगा कि बोल्ट में शियर फेलियर हो गया कि बोल्ट इधर हाफ में से टूट गया। अब दूसरा फेलियर क्या हो सकता है कि प्लेट, ये जो प्लेट्स जो कनेक्ट हुई पड़ी हैं, ये एक प्लेट है और ये प्लेट है, इसमें बेरिंग फेलियर हो जाए। अब बेरिंग फेलियर का मतलब क्या है कि लेट से मेरे पास ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और मैंने इनको बीच में ड्रिल किया हुआ है ये ऐसे होल से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट से अगर इस प्लेट को मैं इधर से स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर प्लेट को मूव करना चाह रहा हूँ तो ये प्लेट इधर मूव होना चाहिए, बट ये क्या होगा, ये जो बोल्ट है ये प्लेट के इस रीजन पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस अप्लाई करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली प्लेट इधर मूव होना चाह रही है बट ये इसको बोल्ट रोक रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये जो ये सरफेस है प्लेट का वो इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्या अप्लाई हो रहा है, ये बोल्ट स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है इस रीजन पर, प्लेट के इस रीजन पर। इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेस, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेस ये होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ अगर उसके अगेंस्ट मूव होना चाह रही है तो वो अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रही है, ठीक है, पार्ट अप्लाई कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे हमारे पास ये लेट से अगर 2 बोल्ट ड्रिल हैं तो मैं अगर इसको इधर स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ तो चांस क्या है कि देखो ये वाला बोल्ट क्या कर रहा होगा, ये जो इसके दरमियान प्लेट का रीजन है इन 2 बोल्ट्स के दरमियान में, इस जगह पर बेरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि इस जगह पर बेरिंग फेलियर हो सकती है कि प्लेट को डिफॉर्म कर दे इसमें से। और फिर उसके बाद ये देखो ये वाला जो बोल्ट होगा, ये वाला बोल्ट है, ये किधर अप्लाई कर होगा, इस जगह पर अप्लाई कर रहा होगा स्ट्रेस। तो अगर इस प्लेट की अगर टेंशन मेंबर, ये जो मेंबर है इसकी अगर मैंने अगर बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा कि बेरिंग स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये टोटल इस प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। इंशाल्लाह प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक ज़्यादा बेहतर व्यू ये है कि जैसे ये एक हुआ हमारे पास एक ये शो हो रही है, ये एक प्लेट है, तो अगर लेट से मैंने इस प्लेट को, ये इसके दरमियान ये था बोल्ट, इधर बोल्ट होगा लेट से, और प्लेट पहले लेट से हम कह देते हैं कि इधर तक फेलन थी, ये प्लेट भरी हुई थी, ठीक है, इसमें ये बेरिंग फेलियर नहीं हुआ था, ऐसी ही थी, ठीक है, सॉलिड थी, इसमें से हमने होल ड्रिल किया और बोल्ट लगा दिया। अब मैंने इसको इधर स्ट्रेच करना चाहा, मैं इस बोल्ट को इधर स्ट्रेच करूँगा, प्लेट को स्ट्रेच करूँगा, तो क्या करेगा कॉरस्पॉन्डिंगली ये प्लेट इधर मूव होना शुरू होगी, लेकिन ये जो बोल्ट है ये उसको रोकेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बोल्ट है ये इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रीजन है ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप ऑफ फेलियर को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ फेलियर को हम बोलेंगे बेरिंग फेलियर, ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप ऑफ फेलियर है। पहला फेलियर होता है शेयर फेलियर, वो होता है बोल्ट्स में, दूसरा होता है बेरिंग फेलियर, वो हो जाता है वो जो मेंबर कनेक्ट हुआ पड़ा है उसमें होता है फेलियर। तो दूसरा टाइप ऑफ फेलियर यही है। अच्छा, अब देन अगेन अनदर एक एग्जांपल ये देख लें कि जैसे हमने ये प्लेट को स्ट्रेच किया इस तरफ और उसकी वजह से ये प्लेट इधर मूव होना चाहिए, ये रीजन में हमारे पास बेरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेरिंग स्ट्रेस कितने एरिया पर प्रोड्यूस हो रहा है,
कि अगर लेट से मैं, और उसकी वजह से फेलियर कैसा होता है कि अगर ये प्लेट को इधर स्ट्रेच किए, ठीक है, तो ये कैसे मूव होगा, क्रैक कुछ ऐसा इनिशिएट होगी, ये फेलियर सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा इंक्लाइंड। हाउएवर हम उसको इंक्लाइंड नहीं कंसिडर करते, ऑन द कंजर्वेटिव साइड हम उसको स्ट्रेट कंसिडर कर देते हैं कि ये ऐसे क्रैक इनिशिएट होता है, बिल्कुल जैसे बोल्ट की लाइन है ऐसे हो जाएंगे। तो अगर क्या हुआ कि हमने ये प्लेट इधर मूव की, इसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंगली ये बोल्ट इतना रिएक्शन अप्लाई करेगा, और ये रिएक्शन की वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंगली हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड जो हमारे पास क्लियर लेंथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेयरिंग फेलियर है। देन अगेन अगर किसी भी प्लेट की आप बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, स्टील कनेक्शन है, ठीक है, उसमें चेक करना है कि इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, कितने पे जाके बेयरिंग फेलियर हो जाएगा। लेट्स से जैसे ये प्लेट है, मैंने उसको चेक करना है कि ये कितने लोड पे जाके इसका बेयरिंग फेलियर होगा, जिसकी बेयरिंग से कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है इससे पहले कि इसमें बेयरिंग फेलियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दरमियान, ठीक है, पूरा कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इस कनेक्शन की पहले बीच में बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब अगर मैं ये रीजन कर दूँ, इस रीजन को बोल दूँ 1 रीजन, इसको बोल दूँ 2 रीजन, तो टोटल बेयरिंग स्ट्रेंथ इस प्लेट को इधर से लेकर इधर तक क्रैक करते हैं और इधर से लेकर इधर तक, टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इस कनेक्शन की बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है, 2 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला क्या है, 1.2 LCT इंटू F अल्टीमेट, और दूसरा ये फार्मूला है। तो पहले देख लेते हैं कि फार्मूला में है क्या चीज़। 1.2 तो एक फैक्टर आ गया, ठीक है। LC क्या है, LC इज़ द क्लियर लेंथ। अब क्लियर लेंथ कौन सी है, अब ये देख लें, 2 किस्म की क्लियर लेंथ है, एक ये क्लियर लेंथ है और एक ये क्लियर लेंथ है, ठीक है। अब क्लियर लेंथ पहले तो हम ये एज वाली देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि लेट से हमें एक कनेक्शन दिया होगा और उसके सेंटर से इसके एज तक का डिस्टेंस गिवन होगा। अब अगर क्लियर लेंथ एज वाले के लिए फाइंड करनी है, कॉर्नर के लिए फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो पूरा होल है इसका हाफ डाया माइनस कर देंगे। लेट से अगर होल है कितना एच है उसका डाया, तो उसमें से हम हाफ h/2 माइनस कर देंगे L इफेक्टिव में से, जो इसके सेंटर से इधर तक है, तो हम क्या आ जाएगा, हमारे पास ये क्लियर लेंथ आ जाएगी। तो अगर कॉर्नर वाली जब बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है इस वाले रीजन के लिए, तो उसके लिए क्या एल क्लियर लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके सेंटर से जो एज तक का डिस्टेंस है उसमें से हाफ होल का डाया माइनस कर दोगे, तो हमारे पास ये क्लियर लेंथ आ जाएगी। टी क्या चीज़ है, टी है इस प्लेट की थिकनेस, ठीक है, जिस मेंबर में फेलियर होना चाह रहा है, ठीक है। जैसे हम थिकनेस क्या होगी कि जैसे ये एक प्लेट है, इसका अगर मैं जैसे क्रॉस सेक्शन कट करूँ, ठीक है, ये मैं क्रॉस सेक्शन कट करूँ तो ये साइड से आपको ऐसे नजर आएगा इस प्लेट की थिकनेस, ये, ठीक है। तो ये इसकी थिकनेस जो हो जाएगी, वो जो हमें डायमेंशन इसमें नज़र नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली ये रीजन थिक कितना है उतने पर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ना। बेसिकली स्ट्रेस किस जगह पर अप्लाई हो रहा है, ये वाला जो रीजन है ये फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, और वो फोर्स कितने रीजन पर, ये लेंथ, और उसकी हम इसको थिकनेस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो LC दैट इज़ द क्लियर लेंथ फॉर द कॉर्नर, ठीक है। T इज़ द थिकनेस ऑफ द मेंबर, एंड FU इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, इस रीजन के लिए फाइंड आउट कर लेनी है ये स्ट्रेंथ इस फार्मूला से, फिर दूसरे फार्मूला से फाइंड आउट कर लिया 2.4 DTF अल्टीमेट। अब इसमें दूसरे फार्मूला में देख लेते हैं, 2.4 फैक्टर है, D क्या है, D इज़ द डाया। डाया किस चीज़ का, अब ये याद रखना, ये डाया होल का नहीं है, ये डाया जो होगा ये बोल्ट का डाया है। D इज द डाई ऑफ द बोल्ट, प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। T देन अगेन थिकनेस है, वही मेंबर जो प्लेट है उसी की थिकनेस है, और F अल्टीमेट इज द स्ट्रेंथ। तो क्या करना है कि पहले इस एज वाले के लिए रीजन के लिए बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, उसमें से पहले इस फार्मूले से फाइंड आउट करोगे, फिर इससे करोगे, और जो इनमें से कम होगी वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है। कम क्यों, कि कम से कम कितनी इस मेंबर की इस कॉर्नर वाले रीजन की बेयरिंग स्ट्रेंथ है। तो पहले इससे फाइंड करो, फिर इससे फाइंड आउट करो, और जो इनमें से कम होगी वो वाली चूज़ करनी है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इस टोटल पूरे कनेक्शन की अगर बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो पहले तो हमें इस कॉर्नर के लिए बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली, फिर इन 2 होल्स के दरमियान में बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली कि ऑब्वियसली ये वाला रीजन भी तो है, इसकी ऐड करेंगे, और इसकी भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए हमें चाहिए जो पहले वाला फार्मूला से, जो सेंटर वाले के लिए, इसके लिए फिर से L क्लियर स्पैन। अब ये L क्लियर क्या हो जाएगा, अगर ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस गिवन है S, तो उसमें से हाफ होल का डाया इधर से माइनस करोगे और हाफ होल का डाया इसमें से माइनस करोगे। तो बेसिकली क्या करना है, अगर सेंटर टू सेंटर गिवन है उसमें से माइनस क्या कर दोगे, H माइनस कर दोगे, एक होल का डाया माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास ये क्लियर लेंथ आ जाएगी। फिर देन अगेन T वही चीज़ आ जाएगी, F अल्टीमेट उसी तरीके से। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, पहले इस वाले फार्मूला से इस वाले रीजन के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर दूसरे वाले फार्मूला से कैलकुलेट करोगे। दूसरे वाला फार्मूला के लिए स्ट्रेंथ वही आएगी जो इस वाले के लिए थी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो D वही चीज़ है, डाया बोल्ट का वही रहेगा, T भी वही रहेगा, और F अल्टीमेट भी रहेगा। तो दूसरे वाले के लिए कॉर्नर के लिए फाइंड कर लिया, इसको सेंटर वाले के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर वाले के लिए भी यही रहेगा। सिर्फ ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है सेंटर वाले के लिए, क्योंकि इसमें L जो क्लियर लेंथ है ये चेंज हो रही है,
ये क्लियर हुआ? प्रॉब्लम करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ है जी, हमारे पास ये ऐसी टेबल है, वो एक और चीज़ भी बताता है कि कम से कम इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, दो बोल्ट्स के दरमियान मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड देन उसके लिए फार्मूला से ये बताया हुआ कि एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2 इंटू 2/3 टाइम्स डी। 2/3 कितना होता है? 0.667। तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा कि कम अज़ कम दो बोल्ट्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दैट शुड बी ग्रेटर दैन 2.667 टाइम्स डाया। व्हाट इज़ द डाया? डाया ऑफ द बोल्ट। ठीक है, कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए मिनिमम, वरना प्रेफरेबली क्या है, 3 टाइम्स डाया। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि 3 टाइम्स डाया, बट कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हमें ये भी स्पेसिफाई किया गया कि जो भी बोल्ट है उसके लिए एज डिस्टेंस भी हमें बताया हुआ है कि एज डिस्टेंस जो कॉर्नर वाला जो बोल्ट है उसके सेंटर से लेकर जो प्लेट के एज तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी डिफरेंट बोल्ट ऑफ डाया के लिए डिफरेंट है। वो भी AIC की इस टेबल में गिवन है, जो कि आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएगा कि ये है। लेट से अगर बोल्ट का डाया 1/2 इंच है तो उसके लिए एज डिस्टेंस कितना है? 7/8। अगर बोल्ट का डाया 3/4 है तो उसके लिए कम से कम मिनिमम एज डिस्टेंस कितना है? 1.1 इंटू 1/4 मतलब 1.25 है। तो इस तरीके से आपने जाके चेक करना है कि मिनिमम स्पेसिंग और ये जगह। बेसिकली कंसर्न ये है कि ऑब्वियसली स्पेसिंग क्या चीज़ शो करती है, अगर ऑब्वियसली जितनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी, ये जितनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो उतनी ऑब्वियसली बेरिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि LC की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरीके से एच का BC से कंसर्न है, तो कम से कम मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से चेक करते हैं। इन शॉर्ट, अब बेरिंग स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करनी है तो पहले ये फार्मूला से कॉर्नर के लिए फाइंड आउट करोगे, फिर इससे करोगे, और इनमें से जो कम वाली वैल्यू होगी वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, वो हो जाएगी, और उसको फिर ऑब्वियसली उसके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम बेरिंग में शेयर वाले स्ट्रेंथ में करते थे 0.75 से मल्टीप्लाई करते थे, बेरिंग के लिए भी 0.75 से करेंगे, और ASD के लिए 2 से डिवाइड करते थे, इधर भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, प्रॉब्लम करेंगे तो होपफुली चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन जी हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है, तो बेसिकली याद रखने वाली बात यह है कि दो टाइप ऑफ फेलियर होते हैं। एक शेयरिंग ऑफ बोल्ट्स होता है, शेयर फेलियर हो सकता है। ठीक है जी, और दूसरा क्या हो सकता है कि बेरिंग फेलियर हो सकता है। ठीक है, बेरिंग फेलियर किस में होगा? वो प्लेट में होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो टाइप के फेलियर हैं, उनके फार्मूला हम देख चुके हैं, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। So this is the first problem. In the first problem we need to check, example is check bolt spacing, edge distance and bearing for the connection shown in the figure. हमारे पास एक कनेक्शन गिवन है और इसमें हमने क्या चेक करना है, पहले तो हमने ये देखना है कि बोल्ट स्पेसिंग जो मतलब दो बोल्ट्स हैं इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है, उसके एज पर AIC रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा। हमारे पास ये कनेक्शन गिवन है, हम इसको देखते हैं अभी। उसके अलावा एज डिस्टेंस, इसके जो कॉर्नर वाला बोल्ट है इसके से लेकर प्लेट के एज तक का जो डिस्टेंस है उसका कितना डिस्टेंस है। एंड देन अगेन बेरिंग हमने फाइंड आउट करने हैं, बेरिंग स्ट्रेंथ, इस कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा सिर्फ उसने बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करी है, अभी उसने शियर स्ट्रेंथ की बात नहीं की, तो वी जस्ट नीड टू चेक द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन। अब कनेक्शन है क्या? कनेक्शन बेसिकली है ये कि टेंशन मेंबर है, एक ये टेंशन मेंबर है और ये गजट प्लेट है ये, और इसको कनेक्ट किया गया है हमारे पास बोल्ट के साथ। बोल्ट्स का डाया क्या है? 3/4 इंच उनका डाया है बोल्ट का। और स्टील क्या यूज़ किया गया है? जो टेंशन मेंबर, गजट प्लेट और जो स्टील है बोल्ट का, उसका स्टील क्या है? A36 स्टील यूज़ किया गया है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास ये जो प्लेट है, प्लेट की डायमेंशन क्या है? दैट इज़ 5 इंटू हाफ। 5 क्या चीज़ है? 5 इसकी विड्थ है, 5 इंचज़ इसकी विड्थ है, और हाफ इंच इसकी क्या है? थिकनेस है। गजट प्लेट है, गजट प्लेट की थिकनेस कितनी है? 3/8 इंचज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, और ये आ जाएगी हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो ये वाली हो जाएगी। तो हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए चीज़ें देखनी है कि हमारे पास क्या बन क्या रहा है। ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो तो हमने देखनी है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब अगर दो बोल्ट्स के दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखें तो हमारे पास कितनी है? इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक, मतलब ये जो पूरी एक लाइन ऑफ बोल्ट है और एक ये लाइन ऑफ बोल्ट है, इनके सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? दैट इज़ 2.5 इंचज़। ठीक है, और हमें कोड क्या कह रहा था? हमें कोड ने बोला था कि 2.667 टाइम्स डाया ऑफ द बोल्ट होना चाहिए। अब डाया ऑफ बोल्ट कितना है? 2.667, और बोल्ट का डाया क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ एन इंच। तो ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हुआ भी पड़ा है। तो पहले देख लेना 2.667 टाइम्स डाया ऑफ द बोल्ट, और हमारे कम से कम वो कितना रिक्वायर करता है? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 इंचज़। 2 इंचज़ या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 इंचज़ हो। और हमारे पास कितनी है? दैट इज़ 2.5 इंचज़। तो हमारे पास जो स्पेसिंग इधर कनेक्शन में है 2.5 विच इज़ ग्रेटर दैन द रिक्वायर्ड, तो हमारे पास ओके है जी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग तो ओके होगी। उसके अलावा क्या चीज़ है?
हमें देखना है एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस जो इसके लिए इन बोल्ट्स के लिए कम से कम एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये कहाँ से पता चलेगा, हमारे पास डाई ऑफ बोल्ट है 3/4 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, AISC का टेबल है जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया भी है, वो ये वाला है J34, ये वाला टेबल है, ये हमें बताएगा मिनिमम एज डिस्टेंस। तो हमारा बोल्ट का डाया कितना है, दैट इज़ 3/4 इंचेस। 3/4 इंचेस के लिए एट शेयर एजेस हमारे पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 1/4, दैट मीन 1.25 इंचेस होना चाहिए कम से कम। 1/4 मतलब 2.25 होता है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 1.25 इंचेस फॉर 3/4 इंच डाया बोल्ट्स के लिए। हर डाया बोल्ट के लिए डिफरेंट होगा ये एज डिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए। और हम अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना है। हमारे पास कितना है, 1 × 1/4 इंचेस, बिल्कुल उतनी है जितना हमें रिक्वायर्ड था। हमें एज डिस्टेंस कितना हमारे पास गिवन है, 1.25 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और AIC भी हमें ये कहता है कि इतना ही होना चाहिए। तो एज डिस्टेंस भी क्लियर है जी। एक्चुअल एज डिस्टेंस कितना है, 1.25, जबकि रिक्वायर्ड कितना था, 1.25, तो ये भी ओके हो गया। अब बात आ गई बेरिंग स्ट्रेंथ की। अब बेरिंग स्ट्रेंथ की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने जब बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो बेरिंग स्ट्रेंथ किस चीज़ की होगी। देखो बेरिंग स्ट्रेंथ पहले तो एक टेंशन मेंबर है और एक गज़ेट प्लेट है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली टेंशन मेंबर में ही बेरिंग हो। अब देखो ज़रा ऐसा ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे पास अगर लेट से मैं ये लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बोल्ट्स हैं, ये बोल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ पहले ऊपर वाली लाइन की बात करता हूँ, तो ये बोल्ट क्या करेगा, ये वाला जो बोल्ट है ये इस वाले रीजन पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगी, बेयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये जो वाला जो बोल्ट है, ये वाला जो बोल्ट है ये इस वाले रीजन पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो टोटल बेरिंग स्ट्रेंथ सिर्फ एक लाइन की कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेरिंग स्ट्रेंथ प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास एक लाइन की बेरिंग स्ट्रेंथ आएगी। इन शॉर्ट मतलब ये कि अगर प्लेट को इधर मूव किया जाए तो ये जो लाइन ऑफ बोल्ट है ये कितना लोड अप्लाई कर रहे होंगे, वो इस तरफ अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये जो टोटल होगी ये एक लाइन की बेरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब हमें तो इस पूरे कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स इस प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इस लाइन की स्ट्रेंथ प्लस इस लाइन की स्ट्रेंथ। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास इस वाली जो टेंशन मेंबर है इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ प्लेट में बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं देखनी, गज़ट प्लेट में भी तो देखना है। टेंशन मेंबर में खाली नहीं देखनी, गज़ट प्लेट में भी तो हो सकता है। गज़ट प्लेट का कैसे होगा, देखिए हो क्या रहा है कि लेट से अगर मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो बोल्ट है इस वाले के लिए, इस टेंशन मेंबर के लिए तो इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है। बट ये जो इसके बैक एंड पे गज़ट प्लेट नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो गज़ट प्लेट नज़र आ रही है ये क्या हो रहा है, ये अगर इधर मूव होना चाह रहा है, इसको मैं इधर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये जो बोल्ट है ये इस जगह पर इस गज़ट प्लेट के तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वाला जो बोल्ट है वो इस जगह पर अप्लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर टेंशन मेंबर के लिए हम कहाँ से इधर से लेकर इधर तक जा रहे हैं, तो गज़ट प्लेट के लिए क्या हो रहा होगा, गज़ट प्लेट को वो किस तरह क्रैक करना चाह रहा होगा, वो यहाँ से इनिशिएट हो रहा होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये अगर गज़ट प्लेट की अगर मैं लाइन ड्रॉ कर सकूँ तो वो इसके ऑपोजिट बन रही होगी, उसका एज ये बन रहा होगा। ये गज़ट प्लेट है, अगर मैं इसको, ये देखिए ये गज़ट प्लेट है, ये ऐसे, और ये उसमें भी तो बोल्ट ऐसे ड्रिल हो रहे हैं, ठीक है। ये एक मैं बोल्ट बना दिया, एक ये बना दिया, और इसको इधर कर दिया और इधर मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ इस जगह पर, तो ये जो बोल्ट है इस गज़ट प्लेट के लिए बेरिंग स्ट्रेंथ क्या हो रहेगी, ये गज़ट प्लेट की एज की बेरिंग स्ट्रेंथ और ये इन दो के दरमियान सेंटर टू सेंटर स्ट्रेंथ। तो हमें सिर्फ टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं फाइंड करनी, हमें गज़ट प्लेट की भी बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसमें भी चांसेस हैं कि बेरिंग फेलियर हो सकता है। अब फिर इस कनेक्शन की ओवरऑल बेरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ, गज़ट प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों में से जो कम से कम होगी, किस में पहले बेरिंग हो। चांसेस हैं कि शायद टेंशन में बेरिंग स्ट्रेंथ बेरिंग फेलियर ना हो, लेकिन क्या पता इस गज़ट प्लेट में बेरिंग फेलियर हो जाए। तो इनमें से जो कम आएगी स्ट्रेंथ, हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन। अभी प्रॉब्लम इंशाल्लाह आगे प्रोग्रेस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनालिसिस बेसिकली ये करना है कि हमारे पास ये लोड अप्लाई हो रहा है, डेड लोड, और ये लाइव लोड है। इसमें स्पेसिंग वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि बोल्ट स्पेसिंग क्लियर है, एज डिस्टेंस भी क्लियर है, बट अब बेरिंग फाइंड करनी है इस कनेक्शन की, और फिर ये चेक करना है कि डेड लोड और जो लाइव लोड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये कनेक्शन स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब क्या करते हैं, बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं टेंशन मेंबर की, फिर गज़ट प्लेट की फाइंड आउट कर लेंगे। देन अगेन प्रोसीजर उसका वही है। प्रोसीजर हमारे पास क्या था बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले कि पहले तो हमें होल का डाया फाइंड करना है कि होल का डाया कितना है। होल का डाया क्यों फाइंड करना है, ताकि हम क्लियर लेंथ निकाल सकें। अब होल का डाया के लिए क्या था, डाया ऑफ बोल्ट कितना है 3/4 इंचेस, और उसमें
नॉर्मली स्टैंडर्ड होल ही ड्रिल करेंगे अनलेस अनटिल कोई और मेंशन किया हो। अब उसके लिए क्या करना है, याद रखना इसमें प्लस 1/16 ऐड करेंगे, ठीक है। वो जो प्रीवियस टेंशन मेंबर उसमें 1/8 और वो कर रहे थे। बेरिंग स्ट्रेंथ की जब भी कैलकुलेशन करोगे तो प्लस 1/16 करना, डाया के होल में, डाया ऑफ बोल्ट प्लस 1/16 करोगे तो होल का डाया आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास होल का डाया। अब क्या करना है, हमारे पास होल का डाया आ गया, तो अब क्या करना है, पहले इसकी ये इस वाली लाइन की एज की बेरिंग स्ट्रेंथ और फिर इन दोनों के दरमियान की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो पहले ये मैं करूँ। अब उसके लिए क्या चाहिए मुझे, एल क्लियर, मतलब इसका क्लियर लेंथ कितनी है। तो क्लियर लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर से एज तक का डिस्टेंस कितना है 1.25 इंचेस, उसमें से मैं हाफ होल का डाया माइनस करूँगा, जो कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि हमने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, अगर ये मुझे कैलकुलेट करनी है, अगर एल क्लियर, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर सकूं ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, तो ये हो जाएगा। ये हमारे पास अगर एल क्लियर फाइंड आउट करनी है तो एल क्लियर क्या हो जाएगा, एच डिस्टेंस माइनस हाफ होल का डाया। तो एच डिस्टेंस कितना था 1.25 इंचेस, उसमें से होल का हाफ डाया माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होल का डाया आ गया, उसको हाफ कर दिया तो हमारे पास ये क्लियर जो लेंथ आ जाएगी वो एज वाले के लिए आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ के लिए जो इसकी ऑब्वियसली जो बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है उसके दो फार्मूला हैं, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। तो पहले ये वाला फार्मूला से फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए 1.2, ठीक है जी। एल क्लियर लेंथ वो हमने निकाल ली। टी क्या है, अब इसमें टी क्या चीज़ है, थिकनेस। अब थिकनेस किस चीज़ की है, पहले देखो हम टेंशन मेंबर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो टेंशन मेंबर की थिकनेस डालेंगे। अब टेंशन मेंबर की थिकनेस कहाँ से आएगी, वो हमारे पास ये गिवन है कि 5 इंच तो इसकी विड्थ थी बट थिकनेस कितनी है, हाफ इंचेस। तो हम थिकनेस हमारे पास ये आ गई इधर से। तो आपने क्या किया, ये इसकी थिकनेस हाफ इंचेस और उसके बाद एफ अल्टीमेट जो A36 स्टील होता है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है 36 KSI और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है 58 KSI। तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये पहले वाले फार्मूला से कि इस वाले जो एज है उसकी कितनी बेरिंग स्ट्रेंथ है 29.36 पहले फार्मूला से, तो ये आ गई। अब दूसरे फार्मूला से फाइंड आउट कर लो। दूसरे फार्मूला से क्या आएगा 2.4 टाइम्स डाया, ठीक है, इंटू टी इंटू एफ यू। तो 2.4 तो लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था ये जो डी है ये डी होल का डाया नहीं है, ये सिर्फ बोल्ट का डाया है, ठीक है, इस फार्मूला में याद रखना। तो बोल्ट्स का डाया क्या था 3/4 इंचेस। टी देन अगेन वही थिकनेस उतनी ही है, प्लेट की थिकनेस जितनी हाफ थी, और एफ अल्टीमेट 58। तो दूसरे वाले फार्मूला से स्ट्रेंथ कितनी आती है 52.2। कहने का मतलब ये कि पहले वाले फार्मूला से एच की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है बेरिंग 29.36 और जबकि दूसरे फार्मूला से आ रही है 52.2। तो इन दोनों में से जो कम है वो चूज़ करनी है और कम कौन सी है 29.36। तो एच की बेरिंग स्ट्रेंथ जो कितनी है नियर द एज ऑफ द मेंबर उसकी बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी आई जो इनमें से कम है और वो है 29.36 पर बोल्ट। ठीक हो गया। तो एक बोल्ट के लिए हमारे पास 29.36 की पर बोल्ट आ गई के पर बोल्ट का मतलब ये है कि ये देखिए जैसे ये है पर बोल्ट का मतलब है ये कि एक लाइन ऑफ बोल्ट्स है उसके लिए, ठीक है। ये शियर स्ट्रेंथ की बात की कि पर लाइन ऑफ बोल्ट के लिए ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब ऑब्वियसली ये तो ये आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एक लाइन ऑफ बोल्ट तो नहीं, हमारे तो दो लाइन ऑफ बोल्ट हैं जो रेजिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जैसे 29.36 है ये एक बोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो हमें इनको दो के लिए करना है बट ये सिर्फ अभी तो सिर्फ मैंने एच के लिए फाइंड आउट किया। अब एच के बाद क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ मैंने अभी ये इस वाले के लिए फाइंड किया कि ये एक बोल्ट का इतनी है, ठीक है। अब ये वाले बोल्ट की क्या करनी है, ये जो बोल्ट है ये भी तो ऑब्वियसली कुछ इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ होगी इस जगह पर। अब ये सेंटर टू सेंटर के लिए फाइंड आउट करनी है। फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फिर से देखो अब दो बोल्ट्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है 2.5 और इनमें से अब एक होल का डाया माइनस करना है, ठीक है। मैं प्रीवियसली समझा भी चुका हूँ कि अब हमें क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। एच के लिए कैलकुलेट कर दिया, अब इस वाले के लिए कैलकुलेट करना है। तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे 2.5 में से एक होल का हाफ होल इधर से हाफ होल से माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा तो अब क्या किया, ये एल क्लियर ऐसे आ जाएगा, होल का डाया माइनस किया इसमें से और हमारे पास ये इस तरीके से 1.668 आ जाएगा। अच्छा जब ये हो चुका तो उसके बाद क्या करेंगे कि देन अगेन हमारे पास आर एन। अब इसके लिए अब ये जो दूसरे वाला है उसके लिए हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, जो सेंटर है उसके लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे करेंगे, फिर से वही फार्मूला आ जाएगा कि जैसे ये आ जाएगा पहले वाला फार्मूला 1.2 एल सी इंटू टी इंटू एफ यू और दूसरे वाले फार्मूला। तो अब ये सेंटर के लिए क्या करेंगे 1.2 हमें पता है,
ठीक है जी। एल क्लियर सेंटर के लिए 1.688 वो भी हमें पता है। टी थिकनेस है टेंशन मेंबर की 1/2 इंचेस वो भी हमें पता है। एफ अल्टीमेट भी हमें पता है। तो पहले वाले फार्मूले से ये स्ट्रेंथ आई और दूसरे वाले फार्मूले से मैंने आपको जैसे रिपीट किया था कि उसकी स्ट्रेंथ यही रहेगी सेंटर वाले के लिए, क्योंकि फार्मूला ये 2.4 वही चीज़ रहेगा, डाया भी वही रहेगा, टी भी वही रहेगी, थिकनेस भी, एफ अल्टीमेट भी। तो जो प्रीवियसली एज के लिए जो कैलकुलेट की थी स्ट्रेंथ, वो सेंटर वाले के लिए भी वही स्ट्रेंथ आएगी 52.2। अब क्या करना है कंपैरिजन, पहले वाले फार्मूले से इसकी ये स्ट्रेंथ आ रही है, दूसरे से ये आ रही है, तो इनमें से कौन सी वाली कम हो जाएगी, वो अब इस वाले के लिए जो सेंटर के लिए बात करूँ वो दूसरे से कम आ रही है स्ट्रेंथ, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे 52.20। तो 52.20 के पर बोल्ट, इसका मतलब ये है कि इस वाले रीजन के लिए बेरिंग स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस वाले रीजन के लिए एक लाइन ऑफ बोल्ट के लिए हमने जो कैलकुलेट किया वो 52.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ आ जाएगी 52.2। दैट मीन्स अगर एक लाइन की बात करूँ तो 29.36 एच सेंटर के लिए 52.2, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो ये एक लाइन ऑफ बोल्ट की बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, द बेरिंग स्ट्रेंथ फॉर द टेंशन मेंबर, चूँकि एक लाइन नहीं है, दो लाइनें हैं। ठीक है, वो उसका मैं क्लियर कर देता हूँ कि टोटल एक लाइन ऑफ बोल्ट की बेरिंग स्ट्रेंथ 29.36 प्लस 52.2, ये तो ये आ गई। अगर सिर्फ यही होते हैं तो फिर सिर्फ बेरिंग स्ट्रेंथ ये होती है, बट सिर्फ एक लाइन नहीं है, दो लाइन है, तो हम इस एज वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सेंटर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस कनेक्शन क्या आएगी, बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, बेरिंग स्ट्रेंथ फॉर द टेंशन मेंबर इज 2 × 29.36 प्लस 2 × 52.2, तो ये हमारे पास टोटल इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ आ गई 163.1। अब ये किसकी बेरिंग स्ट्रेंथ आई, दैट इज़ फॉर द टेंशन मेंबर। ठीक है, अब हमने किसकी फाइंड करनी है, गज़ट प्लेट की फाइंड करनी है। प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि उसमें जाके ये जब ये फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें सिर्फ थिकनेस चेंज हो जाएगी, बाकी सब वही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम फाइंड करेंगे गज़ट प्लेट की कि ठीक है जी, टेंशन मेंबर की तो बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, चूँकि हमें पूरे सिर्फ अगर हमसे पूछता है कि सिर्फ टेंशन मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करो तो ये हमने कर लिया, इधर तक सोल्यूशन हो जाता। बट उसने पूछा कि पूरे कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो पहले टेंशन की फाइंड आउट करोगे, फिर गज़ट प्लेट की फाइंड करोगे, और जो इनमें से कम वाली होगी वो चूज़ करेंगे कि भाई कम से कम ये कनेक्शन कितने पे फेल कर देगा, वो चूज़ करेंगे। अब गज़ट के लिए करना है, अब गज़ट वाले के लिए क्या करेंगे, गज़ट वाले के लिए अगर मैं बना सकूँ डायग्राम तो वो उसके लिए ये हो जाएगी, ये इसके ये ऐसे कि ये हमारे पास ये एक था और ये एक बोल्ट ड्रिल हुआ, ये इसका कॉर्नर ये वाला बन रहा है, ये कॉर्नर इसके इधर है और ये एक आ जाएगा और ये हो जाएगा। देन अगेन इसका एज डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, प्लेट टेंशन मेंबर के लिए एज डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक था। ठीक है, और जबकि गज़ट प्लेट का एज डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान हो जाएगा, और इसका सेंटर टू सेंटर भी वही डिस्टेंस रहेगा। तो एक्जैक्टली सेम चीज़ है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इसकी थिकनेस चेंज हो रही है। ठीक है, टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी थी, 1/2 इंचेस, जबकि प्लेट की थिकनेस कितनी थी, 3/8 इंचेस। जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सेम एग्जैक्ट प्रोसीजर हो जाएगा। इसी प्लेट के लिए एक बार एज की, ये अगर मैं इसका एज ड्रॉ कर सकूँ प्लेट का, ठीक है, तो इसकी एज की स्ट्रेंथ बेरिंग स्ट्रेंथ, फिर इसके सेंटर की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे और दोनों को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल गज़ट प्लेट की बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसी तरीके से एज अगर इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो वही जो एज डिस्टेंस था 1.25, उसमें से होल कट आया, देन अगेन बोर्ड सेम है तो होल कट आया वही रहेगा। ठीक है, वो माइनस कर दिया, ये हमारे पास क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा एज के लिए, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब फार्मूला यूज़ करना है 1.2 एल क्लियर टी × एफ यू, तो पहले वाला फार्मूला यूज़ किया 1.2 एल क्लियर भी यही आ गया। अब ये देखिए ये टी क्या चीज़ है, ये टी है थिकनेस ऑफ गज़ट प्लेट, और ये कितनी है 3/8 इंचेस। उधर हमने क्या यूज़ की थी, हाफ, क्योंकि वो टेंशन मेंबर था, और एफ अल्टीमेट वही है। अब इससे एज की स्ट्रेंथ कितनी है 22.02 पहले वाले फार्मूला से, दूसरे वाले फार्मूला से देखोगे 2.4 डी × टी × एफ अल्टीमेट, तो फिर देखो 2.4 पता है, डी डाई ऑफ बोल्ट ये भी पता है। ठीक है, वही एग्जैक्टली है, टी सिर्फ चेंज हो रहा है। ठीक है, टी उधर कितना था 1/2 इंचेस था, इधर 3/8 और एफ अल्टीमेट, और इससे वैल्यू आ रही है कितनी 39.15, उधर कितनी आ रही थी 52.2, सिर्फ टी कम हुआ जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हुई। तो अब क्या करोगे, अब ये पहले वाले से और ये वाले इन दोनों को कंपेयर करो, इनमें से कम कौन सी है 22.02। तो देखो इस केस में जब ये बात कर रहा हूँ मैं गज़ट प्लेट की, इसकी एच की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 22.02, जबकि उसके लिए क्या थी, जब मैं टेंशन मेंबर की बात कर रहा था उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी 29.36। तो सिर्फ क्या हुआ कि इसकी थिकनेस कम हुई जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। ठीक हो गया, तो ये ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है,
इसके सेंटर टू सेंटर ऑब्वियसली खाली ये तो नहीं रहेगा, खाली एच की स्ट्रेंथ तो नहीं फाइंड आउट करनी हमें ऑब्वियसली गजेट प्लेट के लिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक भी तो हमने फाइंड करनी है। तो वो वही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ वही थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरीके से कि हमारे पास पहले क्लियर डिस्टेंस चाहिए एस माइनस एच, वो 2.5 हमें पता है, उसमें से एक होल का माइनस किया 1.668 एग्जैक्टली वही 1.2 एल पता है एल सी, और ये टी थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे। इसकी अब देखो सेंटर पहले वाले फार्मूला से 44.06, उधर कितनी निकल रही थी, उधर कितनी आती 58.74, सही हो जाएगा। अब दूसरे वाले फार्मूला से देन अगेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2.4 डी इंटू टी एफ यू, और इधर भी देखो ये हमने पहले वाले जैसे कैलकुलेट किया था एच के लिए, इसी तरीके से इधर तो ये 39.15 उधर से ही आएगी, ठीक है। अब इसको कंपेरिजन कर लो कि ये वाली स्ट्रेंथ और ये वाली स्ट्रेंथ इनमें से कौन सी वाली कम है, तो ये 39.15, तो इसमें से 39.15 ये कम वाली यूज़ आ गई। अब जब हम ये गजेट प्लेट की बात करेंगे तो गजेट प्लेट की टोटल स्ट्रेंथ बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी बन जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो ये एज वाली स्ट्रेंथ, ये सेंटर वाली की स्ट्रेंथ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तुम्हारे पास टोटल गजेट प्लेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी 122.3, ठीक है जगह। जैसे हमने ऊपर ये टेंशन मेंबर की 2 इंटू इस तरीके से किया था, उसकी कितनी थी बेयरिंग स्ट्रेंथ, अगर देखें कि टेंशन मेंबर की बेयरिंग स्ट्रेंथ है 163.1 और गजेट प्लेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 122.3, ठीक है। तो पता क्या चल रहा कि कौन से वाली कंट्रोल करेगी, द गजेट प्लेट कंट्रोल्स ऑब्वियसली। कि देखिए इसका मतलब ये है कि गजेट प्लेट में पहले ही बेयरिंग फेलियर हो जाएगा, शायद टेंशन में अभी फेलियर ना हो लेकिन गजेट प्लेट में पहले ही फेल हो जाएगा। तो इस कनेक्शन के लिए हम कम वाली कंसिडर करेंगे, तो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ फॉर द कनेक्शन इज देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू 122.3 गजेट प्लेट। इसका मतलब एक चीज़ आपने याद रख लेनी है कि द नेक्स्ट टाइम के लिए हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले टेंशन मेंबर के लिए फाइंड आउट करें, फिर गजेट प्लेट के लिए फाइंड करें और फिर इनमें से देखेंगे कि कौन सी कम है। समझ में आ गया, कॉमन सेंस ये है कि जिसकी थिकनेस कम होगी वो वाला क्रिटिकल होगा। तो अगली बार ये ज़रूरी नहीं है कि टेंशन मेंबर की फाइंड आउट करो, अगर टेंशन मेंबर की थिकनेस कम है तो सिर्फ टेंशन मेंबर की फाइंड कर लो, अगर गजेट प्लेट की थिकनेस कम है तो सिर्फ उसी की कैलकुलेट करो, क्योंकि पता चल जाएगा कि उसी की स्ट्रेंथ सबसे कम आ रही है बेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे अब इन दोनों में से कम इसकी है तो हमें सिर्फ यही फाइंड करने की जरूरत है, बट समझाने के लिए पहला प्रॉब्लम हमने ऐसे किया है। तो भाई जी बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, बेयरिंग स्ट्रेंथ पहले वाली जी आ जाएगी 122.3। अच्छा अब क्या करेंगे, तो हमारे पास बेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई, उसको बस सिर्फ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये उसकी आ जाएगी डिज़ाइन स्ट्रेंथ 91.7, ये इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी। एज पर LRFD 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अब देखना है जो लोड आ रहे थे अल्टीमेट 1.2 डेड 1.6 लाइफ, तो वो कितना आ रहा था 90 किप्स विच इज़ लेस देन द बेयरिंग स्ट्रेंथ, कि भाई इतना लोड आ रहा है और हमारा मेंबर जो कनेक्शन की बेयरिंग स्ट्रेंथ है 91.7, दैट मीन्स वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, जबकि एक्चुअली आ कितना रहा है 90 किप्स, तो इस वजह से सेफ है, ओके। अगर ये ज़्यादा हो जाता तो फिर फेल हो रहा था, एनालिसिस में ये कहते हैं कि हमारा कनेक्शन फेल हो रहा है, बेयरिंग फेलियर हो रहा है, ठीक है। अगर ASD से करोगे तो जो हमने बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली थी उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करोगे, तो ASD हलाएबल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी 61.2, फिर ASD में क्या कहते हैं सिर्फ डेड प्लस लाइव करते हैं, फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड कितनी है 60 लोड आ रहा है और हमारी स्ट्रेंथ कितनी 61.2, तो ASD में भी ओके है। सो बेयरिंग स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट भी ओके है, स्पेसिंग भी रिक्वायरमेंट ओके है, एज डिस्टेंस रिक्वायरमेंट भी ओके है। तो ये इस तरीके से जी पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हुआ, ठीक है। सिर्फ अगली बार के लिए ये हो जाएगा कि आसानी की हो जाएगी, पहले वाले के लिए थोड़ा सा लेंथी हो गया कि हमें टेंशन मेंबर फाइंड करना पड़ा, फिर गजेट प्लेट फाइंड करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जिसकी थिकनेस कम होगी खाली उसी की बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वही क्रिटिकल होगा, उसी की स्ट्रेंथ कम ही होगी, ठीक है जी। चलिए हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या फाइंड करना है, जो आपके पास गिवन है, आपके पास डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन एज ऑन द फिगर बेस्ड ऑन द बेयरिंग एंड द शेयर। अब आपने क्या इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ भी फाइंड करनी है और इसकी शेयर स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करनी है। आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि आपने इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ तो पहले फाइंड करनी है, फिर उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग बोल्ट। और मतलब बोल्ट्स क्या हो रहा है कि पहले जो बोल्ट्स हैं ये आपने यूज़ किए 307 पार्ट ए में, दूसरे वाले में आपने 325 यूज़ किए। थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शेयर मतलब एन टाइप यूज़ किया, उसके अलावा 325 थ्रेड नॉट इन द प्लेन ऑफ द शेयर मतलब एक्स टाइप यूज़ किया। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। हमारे पास जो कनेक्शन गिवन है इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ तो सेम ही होगी, क्योंकि बेयरिंग स्ट्रेंथ किस पे फाइंड आउट कर रही है, FNV पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। बेयरिंग स्ट्रेंथ इस पूरे कनेक्शन के लिए चाहे पार्ट ए हो पार्ट बी पार्ट सी तीनों के लिए सेम ही होगी, सिर्फ हर पार्ट के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर प्रॉब्लम देखें हमारे पास सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद क्या, बिकॉज द बेयरिंग स्ट्रेंथ विल बी द सेम फॉर द पार्ट A, B एंड C, इट विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट,
तो पहले हमने क्या करनी है, बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। अब जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में ये किया था, अब इस कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि हम पहले टेंशन मेंबर की फाइंड कर रहे थे, फिर गजेट प्लेट की फाइंड कर रहे थे। तो अब ये नहीं करना, अब क्या करना है, सिर्फ पहले देख लो कि आपके पास टेंशन मेंबर की क्या है, ये हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 इंच इसकी थिकनेस है, और गजेट प्लेट की थिकनेस कितनी है, 3/8 इंचेस। तो आप डायरेक्टली सिर्फ गजेट प्लेट ही की थिकनेस फाइंड आउट, इसी से बेरिंग स्ट्रेंथ इसकी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो क्रिटिकल होगी, कम होगी, बजाय इसके कि हम दोनों की करें। तो सिर्फ गजेट प्लेट के लिए करेंगे, गजेट प्लेट के लिए देन अगेन इसकी एज डिस्टेंस, ये एज होगा, और ये एक ये बेरिंग स्ट्रेंथ प्लस ये कॉर्नर की, और उसके अलावा इसके सेंटर से लेकर इसके दरमियान, तो ये हमने बेरिंग स्ट्रेंथ इसे कैलकुलेट कर लेनी है, और वही इस कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास बोल्ट का डाया क्या है, वही 3/4 इंचेस है, तो फिर वही प्रोसीजर वही रिपीट करना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3 इंचेस। इसका एज का डिस्टेंस कितना है, इसका ये वाला एज बन रहा होगा ये प्लेट का, ठीक है, तो 1.5। तो पहले हमने क्या कर लेना है, पहले तो होल का डाया फाइंड आउट करना है बेरिंग के लिए। होल का डाया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डाया ऑफ बोल्ट 3/4 प्लस 1/16 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया होल का डाया। अब होल के बाद होल के अब गजल प्लेट की एज स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बता दिया, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गजल प्लेट विल कंट्रोल बिकॉज इट इज थिनर देन द टेंशन मेंबर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब उसका कॉर्नर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कॉर्नर के लिए क्या एज डिस्टेंस कितना था, 1.5, उसमें से -1/2 डाया माइनस कर देंगे होल का, जैसे प्रीवियस कर चुके हैं, बार बार मैं इसको मैं कर चुका हूँ क्लियर। तो इसमें से ये देखो हाफ होल का डाया माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से लेकर इसके इधर तक का डिस्टेंस, इन दोनों के दरम्यान में जो भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो इस तरीके से फाइंड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपके पास ये LC आ जाएगा ऐसे 1.094 और 1.2। अब फार्मूला यूज़ करोगे पहला और दूसरा फार्मूला, तो पहले वाला फार्मूला से 1.2 LC, ये हमारे पास क्लियर लेंथ आ जाएगी। T इज़ द थिकनेस ऑफ द गजट प्लेट जो कि 3/8 है। F अल्टीमेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, 36 स्टील है, उसी के लिए अल्टीमेट इतना है। तो इसकी H की जो बेरिंग स्ट्रेंथ पहले फार्मूला से इतनी आई 28.55, दूसरा फार्मूला 2.4, D डाई ऑफ बोल्ट है, T थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, F अल्टीमेट, और दूसरे वाले फार्मूला से इतनी आई। तो पहले वाले फार्मूला से ये है, दूसरे वाले से ये है, तो इनमें से कम वाली यूज़ करोगे। कम वाली कौन सी है, 28.55, ठीक है। ये आ गई H की बेरिंग स्ट्रेंथ, एज वाले की बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 28.55 हो जाएगा। अब सिर्फ एज की तो नहीं देखनी, फिर से देखो, सिर्फ एज की बेरिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी, दूसरे वाले बोल्ट की होगी। ये तो सिर्फ इस बोल्ट की आ गई कि ये इस बोल्ट की कितनी, इस रीजन की कितनी बेरिंग स्ट्रेंथ है। अब इस वाले की भी देखनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये क्लियर लेंथ चाहिए। अब ये क्लियर लेंथ कैसे जाएगी, 3 में से एक होल का डाया माइनस कर देंगे, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, फॉर द अदर होल 3 इंचेस सेंटर टू सेंटर था, उसमें से एक होल का डाया माइनस करोगे 2.118, फिर से वही फार्मूला यूज़ करके 1.2 L क्लियर, ये हम कर चुके हैं। T इज़ द थिकनेस ऑफ द गजर प्लेट, F अल्टीमेट दैट इज दिस, और हमारे पास ये आ जाएगी। ये तो आ जाएगी पहले वाले फार्मूला से स्ट्रेंथ। दूसरे वाले फार्मूला से मैंने आपको बताया था, जब H के लिए कैलकुलेट कर ली तो सेंटर वाले के लिए भी वही स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रह जाती हैं। तो आप देख लेना है, सेंटर वाले के लिए पहले वाले फार्मूला से ये वैल्यू है, दूसरे वाले से ये है, तो इनमें से कौन से वाली कम है, वो ये वाली है 39.15। तो आप ये देख लोगे, सेंटर वाले के लिए ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अब टोटल अगर इस पूरे कनेक्शन की बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो एच की स्ट्रेंथ, ये जो एच की स्ट्रेंथ है, प्लस ये जो सेंटर वाले जो बोल्ट हैं उनके लिए जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन आ जाएगी 67.7 किप्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ी सी एक चीज़ ये बता दूं कि आपने ये देखना है कि जैसे ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेंथ थी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेंथ है। अगर इसी तरीके से एक और भी होल ड्रिल हुआ पड़ा होता तो उसकी भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते कि उधर से लेकर वो भी हम ऐड करते कि ये एक स्ट्रेंथ हो जाती प्लस दिस प्लस एक और स्ट्रेंथ हो जाती। तो डिपेंड करता है कि कितने बीच में होल स्पेसेस बन रही हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसकी टोटल बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जी कनेक्शन के आगे बेरिंग स्ट्रेंथ इतनी। अच्छा, अब आपने क्या करनी है, शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। अब शेयर स्ट्रेंथ पहले पार्ट ए की देख लेते हैं। पार्ट ए के लिए शेयर स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट कर लेनी है। क्या फार्मूला क्या था शेयर स्ट्रेंथ का, कि जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोल्ट का, उसको बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बोल्ट का एरिया तो कैलकुलेट कर लो। बोल्ट का एरिया क्या होगा, डाई ऑफ बोल्ट कितना 3/4, तो पाई d²/4, तो बोल्ट का एरिया आ जाएगा 0.4418। अब पहले वाले पार्ट के लिए क्या था, A307 बोल्ट यूज़ करना है, और उसके लिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना है 24 KSI। ये कहाँ से आएगा, वो टेबल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ठीक है। 307 के लिए कितना होता है 24 KSI, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एक बार क्विकली जाके दिखा सकूं तो ताकि आपको वो चीज़ उधर से क्लियर हो जाए कि ये जो पिछली वाली स्लाइड्स हैं इसमें मैंने आपको जो चीज़ दिखा दी ये आ जाएगा,
ठीक है जी। 307 के लिए कितना नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना 24 होता है। अब दूसरे वाले के लिए यूज़ करेंगे तो वो 48 हो जाएगा, 325 विद थ्रेड्स और विदाउट थ्रेड्स के लिए 60 हो जाएगा। तो ये 3 यूज़ होंगे, पार्ट ए में ये वाला होगा, पार्ट बी में दूसरा, पार्ट सी में तीसरे वाला यूज़ हो जाएगा। ठीक है जी। बैक टू आवर सोल्यूशन जी, हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है, हमारे पास एफ एन बी 24 केस है पहले पार्ट के लिए, उसको बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगी क्या, ये एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी कि एक बोल्ट कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है शेयर फेलियर के लिए। ठीक है, लोड अप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक बोल्ट तो है नहीं, हमारे पास कितने बोल्ट्स हैं, 2 बोल्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली टोटल इस पूरे कनेक्शन की शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी अगर मैं A307 बोल्ट्स यूज़ करूँगा। तो फिर क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो 2 बोल्ट्स बन गए, तो इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास फॉर 2 बोल्ट्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10.6, तो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई 21.20 किप्स। ठीक है, अब ये देखना है कि एक कनेक्शन है उसमें बेरिंग स्ट्रेंथ उसकी कितनी है 67.7 किप्स और उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है। अगर 307 पार्ट ए यूज़ कर रहे हो तो पार्ट ए के लिए ये जो पार्ट ए है उसमें अगर 307 बोल्ट यूज़ करो तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है 21.2, बेरिंग कितनी है ये, तो इनमें से कौन सा वाला क्रिटिकल होगा, फेल क्या होगा, अगर लेट्स से पहले शेयर पे पहले फेलियर हो जाएगा तो द शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल सिंस इट इज लेस इन द बेरिंग स्ट्रेंथ, तो बेरिंग और शेयर में भी कौन से वाला कम है, शेयर वाला कम है, तो देयरफॉर शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल। तो हम उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या करेंगे, जो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी वो हम शेयर की बेस पर कर देंगे। जैसे देखते हैं ना, एक वैल्यू ज़्यादा एक कम है, तो जो कम वाली वैल्यू होगी वो चूज़ करेंगे, बेरिंग इतनी आ रही है, शेयर इतनी आ रही है, तो शेयर वाली उस कनेक्शन की डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी, बेरिंग की बेस पर नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये फेल हो जाएगा, इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ इतनी है। ठीक है, तो इनमें से ये कम है, तो देयरफॉर द डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज, हम उसका देखो शेयर के लिए भी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 था, अगर आपको याद हो मैं आपको बता चुका हूँ, बस उसको 21.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी एज पर LRFD, एज पर ASD हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10.6 हो जाएगा। तो इस कनेक्शन की जो कनेक्शन पार्ट ए के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ है LRFD के लिए 15.9 किप्स है जी का। उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि उसकी बेरिंग इतनी है, इसकी शेयर इतनी है, बस आपने ये जज करना है, बेरिंग फाइंड करनी है, शेयर जज करनी है, शेयर स्ट्रेंथ, और जो उनमें से कम होगी वही उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, दूसरे वाले पार्ट में हमने A325 बोल्ट्स विद थ्रेड्स इन द प्लेन ऑफ द शेयर, मतलब एन टाइप यूज़ करना है, मतलब उसकी क्या हो जाएगी NV क्या हो जाएगा, सिर्फ NV चेंज हो जाएगा, FNV चेंज हो जाएगा, वो 48 के ऐसा हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फाइंड आउट करोगे FNV, क्योंकि बेरिंग तो सेम ही है, बोल्ट भी वही सेम है तो उसका एरिया भी सेम होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है देख लो, एक बोल्ट की कितनी आ रही है 21.21 और 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42.42। प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में देखो 307 अगर बोल्ट यूज़ करोगे पार्ट ए में तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी आ रही थी, जबकि अगर 325 बोल्ट यूज़ करोगे तो 42.42, क्यों, क्योंकि FNV ज़्यादा है। ठीक है जी, अब फिर से देख लेना है, कंपेयर कर लेना है कि शेयर स्ट्रेंथ अगर यही बोल्ट यूज़ करोगे तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ इतनी है और बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 67.7 किप्स, देन अगेन यही कंट्रोल कर रही है तो हम इसी की बेस पर डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। 42.40 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर द केस ऑफ LRFD, तो अब उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 31.8, ASD के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो उसकी ये आ जाएगी। ठीक है, देन आ जाता है पार्ट सी के लिए भी प्रोसीजर वही सेम है, FNV बस सिर्फ बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा, उसको से मल्टीप्लाई करोगे, एक के लिए 26.51, 2 के लिए कितना हो जाएगा 53.02, इसको कंपेयर ड्रॉ करोगे, ये शेयर स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसको फिर उस तरीके से बेरिंग स्ट्रेंथ से, बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी थी 58, देन अगेन जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में था देन पार्ट ए एंड बी शेयर स्ट्रेंथ कंट्रोल, तो फिर से क्या होगा शेयर स्ट्रेंथ ही कंट्रोल करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हर बार नहीं होगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको उससे कंपेयर करना पड़ेगा बेरिंग स्ट्रेंथ से। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है, अब इसके लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे 39.8, इसकी ASD इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों पार्ट्स के लिए हमने डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऐसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले बेरिंग स्ट्रेंथ निकाली, फिर शेयर स्ट्रेंथ निकाली और फिर उनको कंपेयर करके इस तरीके से फाइंड आउट करना है। देन अगेन उसके अलावा क्या देखना है कि हमने एज डिस्टेंस और स्पेसिंग, ऑल द स्पेसिंग एंड एज रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, सेंटर टू सेंटर कितनी है 3 इंचेस है, और हमें कितनी चाहिए थी 2.667 टाइम्स डाई ऑफ द बोल्ट, वो वही बन रही होगी 2.667 टाइम्स, जो प्रीवियस वाले में थी डाई ऑफ द बोल्ट था 3/4 इंचेस, उससे कैलकुलेट की थी तो वो बनती थी 2 इंचेस, और हमारा सेंटर टू सेंटर कितनी है दैट इज़ 3 इंचेस, तो ओके है भाई, क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एज डिस्टेंस कितना है 1.5, और हमें कितना चाहिए था प्रीवियसली देख लो, इन डाई बोल्ट्स के लिए हमें चाहिए था 1.25 जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था। ठीक है, तो ये भी ओके है, तो दोनों में ओके हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स भी ओके हो गए और ये भी आ जाएंगे। तो हमारे पास ये देखें बोल्ट स्पेसिंग है 3 इंचेस विच इज़ ग्रेटर देन 2 इंचेस, तो ये भी ओके।
ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा आपको कितना चाहिए था, 1.25 चाहिए था, और हमें कितना, हमारे पास कितना है, 1.5 है, तो ओके है जी। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है सेकंड प्रॉब्लम। देन आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है कि हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, एंड इट इज़ यूज एज अ टेंशन मेंबर। उसी तरीके से ये प्लेट है, ठीक है, वो टेंशन मेंबर के तौर पे अगर मैं इसको बना सकूं, ये ऐसे प्लेट, और उसके ऊपर कितना डेड लोड अप्लाई हो रहा है और लाइव लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से डेड लोड इतना हो रहा है, लाइव लोड इतना आ रहा है। दिस मेंबर विल बी कनेक्टेड टू 3/8 इंच गजेट प्लेट से। हमारे पास फिर से उसी तरीके से कनेक्ट हुई पड़ी है गजेट प्लेट से, ठीक है। उसकी थिकनेस हमें उसने बता दी है, और उसके बाद विद 3/4 इंच डाई ऑफ द बोल्ट है। बोल्ट्स का डाई कितना है, 3/4 इंचेस। उसी तरीके से A325 बोल्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो जाएगा। A36 स्टील इज यूज फॉर बोथ द टेंशन मेंबर, ठीक है, 36 यूज हो रहा है। अज्यूमिंग दैट द बेरिंग स्ट्रेंथ इज एडिक्वेट, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेरिंग स्ट्रेंथ तो ठीक है, ओके है फॉर दिस लोड, डेड लोड और लाइव लोड। डिटरमिन द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द बोल्ट शेयर। वो ये कहना चाह रहा है कि इस मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ तो क्लियर है, उसमें फेल नहीं होगा, बट ऑन द बेस ऑफ शेयर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर ऑफ, आपको अब क्या बताना है, डिटरमिन द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन बोल्ट शेयर, ठीक है। उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्रिटिकल है, उसकी बेस पर आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो पहले ये कैलकुलेट करना है कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए कितनी, ठीक है, मतलब डेड लोड लाइव लोड कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेनी और फिर उस हिसाब से नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लेने। तो हमारे पास देखो पहले LRFD निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, डेड लोड कितना है, 1.2 डेड, 1.6 लाइव। डेड हमें ये गिवन है, लाइव गिवन है, तो हमें पी अल्टीमेट कितना आ रहा है, 67.2, ठीक है। तो हमें जो कनेक्शन डिज़ाइन करना है उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम से कम इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 67.2 किप्स, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बेस्ड ऑन द शेयर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन द बेरिंग स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा। अज्यूम दैट द बेरिंग स्ट्रेंथ इज एडिक्वेट, ठीक है, वो तो क्लियर है, बट डिटरमिन द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द शेयर। अगर बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फिर हम बेरिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपने क्या करना है, कंप्यूट द कैपेसिटी ऑफ वन बोल्ट, इट इज़ नोन वेदर द बोल्ट थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शेयर, ठीक है। अब ये हमें नहीं बता रखा उसने, ठीक है, एक चीज़ को याद कर लेना है कि हमें उसने बताया A325 बोल्ट है, बस ये नहीं बताया कि N टाइप है या X टाइप है। तो ऑन द कंजर्वेटिव साइड हम N टाइप यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, 48 KSI। कम से कम वाली के हम ये कहते हैं हमें पता नहीं है, लेट से हो क्या पता 60 KSI वाले उसकी स्ट्रेंथ हो 60 हो, ठीक है, जबकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि बेशक 60 भी होगा तो हम उसको कंसिडर ये करते हैं कि 48 टाइप है, ठीक है। तो ऑन द सेफर साइड हम उसकी स्ट्रेंथ खुद ही रिड्यूस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेशक वो उसकी FNV की वैल्यू 60 भी हो सकती है, मेंशन नहीं किया उसने, अगर मेंशन किया होता तो हम वो यूज़ करते, और मेंशन नहीं किया तो आप उसको ऑन द सेफर साइड आप कम वाली को कंसिडर करोगे कि भाई यही है, बेशक ये हो X टाइप हो। तो ऑन द सेफर साइड on the conservatively they are assumed, ठीक है। the nominal shear strength is therefore FNV उस बोल्ट के लिए 48 हो जाएगी। अब देन अगेन बोल्ट के एरिया कैसे आ जाएगा, हमारे पास 3/4 इंच जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था उसका डाया होता है 3/4, तो उसका बोल्ट के एरिया इतना आता है। तो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, अगर एक बोल्ट हो ये 21.21, ठीक है, ये एक बोल्ट का था, ये सिर्फ अभी है, उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी, 15.91 किप्स पर बोल्ट। दैट मीन कि एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 15.91। अब आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करने, तो आप क्या करोगे, आपके पास टोटल लोड गिवन है कि टोटल लोड इतना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टोटल लोड को इससे डिवाइड कर दोगे एक बोल्ट की स्ट्रेंथ से, तो आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले अल्टीमेट लोड निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालो। एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे करोगे, उसके नॉमिनल शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय उसका बोल्ट एरिया, तो ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है। अब इसको स्ट्रेंथ रिडक्शन से फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ये नॉमिनल स्ट्रेंथ है, तो उसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक बोल्ट की स्ट्रेंथ। टोटल कितना 67.2 चाहिए, उसको नंबर ऑफ बोल्ट से एक बोल्ट की स्ट्रेंथ से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे। तो क्या कहने का मकसद ये कि आपको कितने बोल्ट चाहिए, 4.22, मतलब कम से कम 4 चाहिए और 0.22 और चाहिए। तो ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा ही है, तो कम से कम 4 से नीचे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ करके 4 कर देना है। 4 से ज़्यादा दैट मीन्स अगर 4.01 भी होता तो फिर भी हम एक नंबर ऊपर जाएंगे। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 5 बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, और उनका डाया कितना है 3/4 इंच। क्यों, क्योंकि हमने उसका एरिया यूज़ किया 3/4, तो यूज़ 5 3/4 इंच डाया A325 बोल्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स बताने के नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए होंगे किसी भी कनेक्शन को अगर गिवन लोड है। देन अगेन अगर ESD मेथड है तो डेड प्लस लाइव करोगे, उससे स्ट्रेंथ आ जाएगी।
अब इसकी फिर से इसकी एक बोल्ट की स्ट्रेंथ वही उसकी तो यही आ जाएगी 21.48 इंटू दिस। फॉर द ASD हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब एक बोल्ट की स्ट्रेंथ इतनी आ जाएगी, ASD में इतना अलाउबल लोड है, इसे डिवाइड करोगे तो 4.24। फिर देन अगेन ऑब्वियसली नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड 5, यूज़ 5 3/4 इंच डाई 325 बोल्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करना है कोई भी अगर कोई कनेक्शन दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये एक और चीज़ आ जाएगी आपको, अगर कोई कनेक्शन गिवन उसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स आपने फाइंड आउट करना है तो वो चीज़ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप। अच्छा जी, हमारे 3 प्रॉब्लम्स हो गए। देन अगेन अच्छा एक चीज़ और आ जाती है कि अभी हमने 2 टाइप ऑफ फेलियर्स पढ़े कि हमारे पास 2 तरह के फेलियर हो सकते हैं। एक फेलियर था शेयर फेलियर, शेयरिंग ऑफ बोल्ट्स, और दूसरा था बेयरिंग स्ट्रेंथ फेलियर हो जाएगा, बेयरिंग फेलियर था। तीसरा था एक और तरह का फेलियर होता है ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है कि लेट से अगर ये एक प्लेट है और मैं इसको इधर से अगर ये होल्स ड्रिल हुए पड़े और आपने इसको स्ट्रेच आउट किया तो एक कॉर्नर से इस तरीके से ये एज ऐसे शेयर ऑफ हो जाए, इस तरीके से ये ऐसे करके अलग हो जाए, उस कॉर्नर को अगर ये अलग हो जाए, इस टाइप ऑफ फेलियर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। व्हेन अ सेगमेंट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल एट द एंड ऑफ अ मेंबर टीयर्स आउट, ठीक है। अगर वो जो एक एंड है या इसको अगर मैं इधर से पुल करना शुरू करूँ तो इस रीजन में क्या है, ब्लॉक शेयर फेलियर कैसे होगा, वो ऐसे आएगा और ये क्रैक इनिशिएट हो जाएगा और ये हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि लेट से अगर नंबर ऑफ बोल्ट्स थी तो इसके सेंटर से, ठीक है, ये वाली जो सेंटर लाइन है इधर से हमारे पास इसको टीयर अपार्ट होना शुरू हो जाए और उस किस्म करके वो अलग होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये ब्लॉक शेयर फेलियर इस किस्म का अलग हो सकता है, अलग हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फेलियर कॉज ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ये एक फेलियर की टर्म भी हो जाती है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला 0.6 F अल्टीमेट ए नेट एरिया इनटू F अल्टीमेट और ये टेंशन एरिया, ठीक है। अब 2 तरह की रीजन है, जैसे अगर अब ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये एक प्लेट थी, टेंशन मेंबर है, ठीक है, और ये गजल प्लेट है और उसको कनेक्ट किया हुआ है। हमने इसके बेरिंग भी चेक कर ली, बेरिंग में भी लेट से ओके हो गया, हमने इसका शेयर भी चेक कर लिया, उसमें भी हो गया। बट अब एक और चीज़ देखनी है, उसकी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ भी देखनी है कि उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो अब लेट से हमने इसको पुल आउट किया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि देर आर चांसेस कि इस किस्म का ब्लॉक रीजन, एंड ऑफ द रीजन कुछ ऐसे किस्म का फेल हो जाए, ठीक है। वो फेलियर स्टार्ट कहाँ से होता है कि वो स्टार्ट होगा हमेशा जो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, जो आखिरी बोल्ट हो जाएगा, एज वाले की बात नहीं कर, आखिरी बोल्ट होगा उसके सेंटर से ये इधर के लिए अगर मैं बात करूँ, ये वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल भी क्या हो जाएगा उसके सेंटर, तो ये चीज़ हो जाएगी, इस किस्म का फेलियर हो जाएगा और वो रीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चांसेस इस किस्म के हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले फेस, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप इसको फोर्स को पुल कर रहे हो इधर, तो करस्पॉन्डिंगली इधर एक रिएक्शन आ रहा होगा, ये फोर्स पुल किया तो एक रिएक्शन इधर आ जाएगा इस रीजन पर, और ये वाला रीजन भी ऐसे रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले रीजन में क्या आ रही है, शेयर, इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, शेयर फेलियर हो रहा है, और इस वाले रीजन में क्या आ रहा है, टेंसाइल फेलियर हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ब्लॉक शेयर फेलियर जो है ये कॉम्बिनेशन है शेयर फेलियर का और टेंशन फेलियर का। तो इस रीजन में क्या शेयर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और इस वाले रीजन में क्या एक्सपीरियंस हो रही है, आपके पास टेंशन फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है। तो हम इस वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है, ये जो आप ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ये शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, और प्लस क्या आ रही है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, उस रीजन की बात कर रहा हूँ खाली, उस रीजन की, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये फार्मूला 2 टर्म से मिलकर बनता है, ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ होते हैं और ये आती है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है, 0.6 हमें पता है, F अल्टीमेट भी पता आ जाएगा, ये ANV क्या है, नेट एरिया इन टेंशन। नेट एरिया इन टेंशन का मतलब ये है कि नेट एरिया क्या होता है, एक तो ग्रॉस एरिया होता है और उसमें से हम एरिया ऑफ होल्स माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट एरिया आ जाता है, ठीक है। अब टेंशन का मतलब और ये V का मतलब क्या है, ANV नेट एरिया इन शेयर, मतलब कौन सा, ये रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रीजन में खाली शेयर फेलियर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये रीजन आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, नेट एरिया इन जो शेयर है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए क्या चीज़ हो जाएगी, उसकी लेंथ कहाँ से आएगी, लेंथ कैसे आ जाएगी, वो इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, इसके सेंटर, ये जो होल लग जाएगा इसके सेंटर से, अगर एक मिनट, इसके सेंटर से
ये इधर तक लेंथ आ जाएगी और उसको जब इस प्लेट की थिकनेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेट एरिया आ जाएगा, जो ग्रॉस एरिया इन टेंशन हो जाएगा। उसमें से हम एरिया ऑफ होल माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट एरिया आ जाएगा। हम एक प्रॉब्लम करेंगे, आपको चीज़ इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा नेट एरिया इन टेंशन, टेंशन के लिए ये रीजन है, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट एरिया इन टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है नेट एरिया अलॉन्ग द शेयर सर्फेसेज और नेट एरिया अलॉन्ग द टेंशन सर्फेस हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, ब्लॉक शेयर के फेलियर का एक प्रॉब्लम है। कंप्यूट द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर, लेट्स से एक टेंशन मेंबर है, ठीक है, और उसको आप ऐसे पुल आउट कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, द होल्स आर इन द टेंशन मेंबर, आपने फाइंड करना द होल क्या है, आर फॉर 7/8 इंच डाया बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट का डाया कितना है, 7/8 इंचेस, तो होल हम उसका बाद में फाइंड करेंगे। A36 स्टील यूज़ हो रहा है, ठीक है, पहले यूजिंग LRFD एंड देन यूजिंग ASD हो जाएगा। अब टेंशन मेंबर है क्या, टेंशन मेंबर है बेसिकली एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन कैसे, वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे एंगल सेक्शन है, ठीक है। अगर वो जैसे बना सकते हैं ये इस किस्म का, ठीक है। अब जब इधर खड़े हो गए तो साइड से अगर इस तरफ करके देखोगे तो ये आपको शेप कुछ ऐसे नजर आएगी, अलॉन्ग द लेंथ आपको कुछ ऐसे किस्म का नजर आएंगे, ये एंगल सेक्शन है। अब देन अगेन इसकी एक ये साइड हो जाएगी 3.5 इंचेस, ठीक है, एक दूसरी साइड हो जाएगी 3.5 इंचेस, और इसकी थिकनेस कितनी आ गई 3/8 इंचेस। ये चीज़ क्रिटिकल है, 3/8 इंचेस। अच्छा, अब ये हमारे पास टोटल कितनी है 3.5 इंचेस। अब ऊपर वाले एज के लिए क्या बता रहा है, ऊपर वाले लाइन से लेकर इन होल्स के सेंटर तक डिस्टेंस कितना है 2, और ये नीचे कितना बन जाएगा, अगर 3.5 है तो ये पीछे कितना बच जाएगा, ये 1.5 इंचेस ये बच जाएगा, ठीक है। पहले तो ये असेस कर लेना है। उसके अलावा टोटल क्या है कि इसके एज से लेकर इसके सेंटर तक 1.5, फिर ये सेंटर टू सेंटर कितना है 3 इंचेस, और ये 3 इंचेस हो जाएगा। अब लेट्स से अगर मैं इसको पुल आउट ऐसे मैं पुल कर रहा हूँ तो इसमें ब्लॉक शेयर फेलियर कैसे होगा, वो क्रैक इनिशिएट होगा इधर से ऐसे आता जाएगा इस लाइन के बोल्ट्स की सेंटर की लाइन, और फिर इधर से ऐसे इधर सेंटर तक। तो ये रीजन है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ तो वो ये रीजन हो जाएगा जिसमें ब्लॉक शेयर फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो आपने फाइंड आउट करना है ग्रॉस एरिया इन शेयर। ग्रॉस एरिया इन शेयर, शेयर कहाँ पे आ रहा है, शेयर इधर से इनिशिएट हो रहा है इधर से चलते हुए, और ये इस बोल्ट के सेंटर तक, ठीक है, ये आ रहा है टोटल लेंथ इन शेयर, और इसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ग्रॉस एरिया इन शेयर आ जाएगा। जब ग्रॉस एरिया इन शेयर आ जाएगा उसमें से इन होल्स का एरिया माइनस करोगे तो हमारे पास नेट एरिया इन शेयर आ जाएगा। आपको मैं फिर से कर देता हूँ, ग्रॉस एरिया इन शेयर के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये इधर से लेकर इधर तक की लेंथ, इसके सेंटर तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस एरिया इन शेयर आ जाएगा। और फिर जब आपने नेट एरिया फाइंड करना है तो उनमें से इन होल्स का एरिया माइनस कर देना है, मतलब ये एक पूरा होल का एरिया, ये दूसरे पूरे होल का एरिया, और जो तीसरे वाला होल है वो हाफ होल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा होल है, क्योंकि इधर तक आ रहा है शेयर फेलियर, इसके सेंटर तक आ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा हो रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, एक होल और ये दूसरा होल हो जाएगा, ठीक है, ये एक होल ये दूसरा होल और ये तीसरा वाला होल हाफ इसका एरिया माइनस करेंगे, तो ये जब आ जाएगा ये होल के एरिया माइनस करेंगे उस क्रॉस में से, तो हमारे पास नेट एरिया इन शेयर, ये वाला शेयर एरिया होगा। अब टेंशन एरिया फाइंड आउट करना है तो टेंशन एरिया के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देने के टेंशन एरिया भी इसके सेंटर तक होगा, ऐसा नहीं है कि इधर तक आ रहे हैं, तो इधर से लेकर इधर तक ये जो लाइन है इसके सेंटर से, मतलब हाफ एरिया, ठीक है, इस होल का इसके सेंटर से इधर तक, और फिर उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता है इसके सेंटर तक इधर तक है, और ये नीचे वाली लेंथ कितनी है 1.5 इंचेस, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले आपने फाइंड आउट करना है शेयर एरियाज, तो पहले तो ग्रॉस एरिया इन शेयर फाइंड करोगे। ग्रॉस एरिया इन शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, थिकनेस इधर से आगे प्लेट की 3/8 इंचेस, और लेंथ ऑफ द शेयर, लेंथ ऑफ द शेयर क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो इधर से चले ये 1.5, और फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये +3, और फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये देखो इधर से सेंटर तक, तो 3 + 3 6 इंचेस प्लस 1.5 7.5, तो 7.5 लेंथ आ गई टोटल। तो ग्रॉस एरिया ये जगह लेंथ इंटू थिकनेस, तो ये हमारे पास ग्रॉस एरिया इन शेयर आ गया, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेट एरिया इन शेयर फाइंड करना है। तो नेट एरिया इन शेयर के लिए क्या करोगे, थिकनेस ऐसे ही रहने दो, सिर्फ लेंथ में से क्या इन होल्स के डाया माइनस कर दो, ठीक है। तो लेंथ कितनी थी, अगर ग्रॉस के लिए ये टोटल पूरी लेंथ थी, उसमें से ये एक होल का इधर से लेकर इधर तक ये डाया माइनस कर दो, फिर इसमें से ये होल का डाया माइनस कर दो, और इसमें से ये हाफ वाला होल, हाफ होल का डाया माइनस करना है, ठीक है। तो आपने ये किया 7.5 टोटल लेंथ थी, उसमें से कितने होल्स बन रहे थे, ये एक होल, ये दूसरा होल और तीसरा हाफ होल, तो 2.5 होल्स, और उनका डाया कितना है, एक होल का डाया कितना होगा
हम क्या करते हैं, हमारे पास बोल्ट का डाया कितना है 7/8, और प्लस शेयर के लिए जब बात कर रहे होंगे तो +1/8 ऐड करेंगे, जब बेरिंग की बात करेंगे फिर +1/16 ऐड करते होते हैं, ठीक है। तो 7/8 +1/8 ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ पूरी बन रही है टर्म, ये होल का डाया बना रही है, ठीक है। ये टोटल 7/8 + 1/8 जो आ जाएगा ये 1 इंच बन जाएगा, ठीक है। और उनमें से 2.5 होल्स के डाया माइनस करना है, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा होल हो जाएगा, ये दूसरा होल हो जाएगा, और थर्ड वाला होल है ये हाफ आ जाएगा, क्योंकि क्रैक इधर से ऐसे हाफ में इनिशिएट हो रहा है, इधर से लेकर इधर तक चल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो नेट एरिया इन शेयर कितना आ जाएगा, ग्रॉस में से ये माइनस कर दोगे, थिकनेस वैसे रहने दो, लेंथ टोटल जो थी उसमें से होल्स के डाया माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये नेट एरिया इन शेयर आ जाएगा। नेट एरिया इन शेयर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेट एरिया इन टेंशन फाइंड करना है। नेट एरिया इन टेंशन के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब उसके लिए देन अगेन पहले ग्रॉस एरिया फाइंड कर लो, फिर उसमें से नेट, तो उसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेकर, देखो पहले थिकनेस है, मेंबर की थिकनेस वही रहेगी 3/8। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी थी 1.5 इंचेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इधर से लेकर इधर तक क्यों 1.5, क्योंकि ये 3.5 है, ठीक है। तो ऊपर से लेकर इधर तक कितना 2 है, और बाकी कितना बच जाएगा 1.5, ठीक है। अब इस 1.5 में से कितना माइनस करना है, ये हाफ, उस वाले के लिए भी हाफ था, और रीजन क्योंकि यहाँ से ऐसे क्रैक बन रहा है ना, ये शेयर का इधर तक है, और टेंशन के लिए इसके सेंटर तक आ रहा हूँ, तो इसमें से भी देखो हाफ होल का डाया माइनस करोगे तो 7/8 + 1/8 ये होल का डाया आ गया, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस किया तो आपके पास नेट एरिया इन टेंशन, तो नेट एरिया इन ग्रॉस कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ, नेट एरिया इन शेयर कितना हुआ 1.875, नेट एरिया इन टेंशन कितना हो गया 0.375। अब इसको सिंपली बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दे दिया। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये है कि 0.6 F अल्टीमेट इंटू नेट एरिया इन शेयर प्लस UBS, ये होता है ब्लॉक शेयर फेलियर का एक फैक्टर होता है, ठीक है। हम इसको ये कर देते हैं कि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड के लिए क्या होती है 1 होती है, ठीक है। सिंस द ब्लॉक शेयर फेलियर विल अकर इन एन एंगल, हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर इसके कुछ अलावा हो तो फिर देन अगेन हमें ये टेबल बताया हुआ, इस टेबल से हमें पता चल जाता है कि इसकी ब्लॉक शेयर फेलियर वैल्यू क्या यूज़ करनी है, ठीक है। बट देन अगेन अगर स्टैंडर्ड के लिए अगर मेंशन ना भी हो तो आपने वैल्यू 1 कंसिडर करनी है। तो ब्लॉक शेयर फेलियर इंटू F अल्टीमेट इंटू नेट एरिया टेंशन, वैल्यूज पुट करनी है 0.6, F अल्टीमेट हमें पता है, नेट एरिया इन शेयर 1.875 कैलकुलेट कर चुके हैं, ब्लॉक शेयर 1, F अल्टीमेट और नेट एरिया इन टेंशन जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ आई 87 किप्स। एक ये फार्मूला, इससे ये फाइंड कर रहे हैं, और फिर इसकी एक और फार्मूला है, उसमें यूज़ करते हैं कि हम बजाय ये नेट एरिया यूज़ करने के हम ग्रॉस एरिया यूज़ करते हैं, जो हम प्रीवियसली दिखाया। तो हम उसमें ये फार्मूला दूसरे में क्या आता है, सिर्फ उसमें ये रीजन तो कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ इस वाले रीजन को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं कि F अल्टीमेट की जगह FY यूज़ होगा, और F नेट की जगह ग्रॉस एरिया यूज़ होगा इन शेयर एरिया, ठीक है। तो अब वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले फार्मूला से, पहले वाले फार्मूला से ये फाइंड कर ली, दूसरा वाला फार्मूला 0.6 FY और ग्रॉस एरिया इन शेयर, ठीक है। पहले वाले फार्मूला में नेट एरिया इन शेयर था, दूसरे वाले फार्मूला के लिए ग्रॉस एरिया इन शेयर, उसमें से ये हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। वो जो पहले ही कैलकुलेट की सिंपली क्या, इधर से लेकर इधर तक, सेंटर तक, इनमें से होल्स के एरिया माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 7.5 इंटू थिकनेस है, ये तो ग्रॉस एरिया इन शेयर करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया 0.6 FY ग्रॉस एरिया इन शेयर ये, और बाकी दूसरी वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। UBS F अल्टीमेट नेट एरिया इन टेंशन, तो दूसरे वाली चीज़ से आ जाएगी 82.51, ठीक है। अब इनमें से देख लेना है कि पहले फार्मूला से ये वैल्यू आ रही है कि इस कनेक्शन की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ इतनी है, दूसरे वाले के लिए टेंशन मेंबर की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ इतनी है, तो कम से कम कौन सी होगी, दोनों में से देख लेना, जो कम है वो यूज़ करेंगे। देयरफॉर नॉमिनल ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दिस मेंबर इज 82.51, जो इनमें से कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी। देन अगेन इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए फिर से स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75, और अगर ASD यूज़ करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस मेंबर की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितनी आई 61.9, 41.3, ठीक है। प्रीवियस जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे उसमें हमने ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया, बट अगर नॉर्मली ऑब्वियसली हम उस कनेक्शन के लिए चेक करते हैं, कोई मेंबर में ब्लॉक शेयर फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप का फेलियर है। यहाँ तक जो हमने किया, हमने ये किया कि बेसिकली हमने 3 प्रॉब्लम्स किए उससे रिलेटेड, के एनालिसिस से रिलेटेड, और फिर उससे बाद हमने ब्लॉक शेयर फेलियर को देखा कि ब्लॉक शेयर फेलियर होता क्या है, ठीक है। इन द कमिंग जो स्लाइड्स हैं, इसकी 1-2 स्लाइड्स रहेंगे, मैं चलता रहा नेक्स्ट वीडियो के साथ इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसमें हम बेसिकली ऑब्वियसली एक ये स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन होते हैं, इसका एनालिसिस करेंगे, और फिर लास्टली हम इन द नेक्स्ट लेक्चर हम उसको डिज़ाइन करेंगे।